हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। रासायनिक संयोग के नियम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे नंबर 2 जो अभ्यास माला है या फिर अभ्यास है केमिस्ट्री का, उसको हमने हल किया था। हमने क्या उसकी थ्योरी को बता दिया था, ज्ञान बिंदु महत्वपूर्ण हाईलाइट्स को हमने बता दिया था। अभी उसके अभ्यास माला को हमें हल करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ में। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पे क्वेश्चन में यही रहने वाला है, हमको बड़े आराम से उत्तर देना है। कॉपर ऑक्साइड के 4 नमूनों का विश्लेषण करके ज्ञात हुआ कि प्रत्येक नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन के भारात्मक अनुपात 4:1 है। इससे क्या पुष्टि होती है? इससे मतलब ये किस नियम के से ये होता है, समझ में आता है। तो भैया यहाँ पे गुणित अनुपात के नियम और स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए यहाँ पे हर स्थिति में जो अनुपात है वो निश्चित रह रहा है। ये जो नियम था ये स्थिर अनुपात का नियम था। क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन अगर आप इसके उत्तर को देखेंगे तो यहाँ पे पहला विकल्प सही दे रहा है, गुणित अनुपात का नियम, जो कि गलत ऑप्शन लगा रहा है। ये स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर ये क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड के 4 नमूने लिए गए, अलग अलग नमूने लिए हैं। ठीक है, 4 नमूने लिए गए हैं। चारों नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात समान है। ये क्या है? ये स्थिर अनुपात का नियम ही है। तो अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है प्लेटिनम के एक तार का भार 0.5 ग्राम है। इस तार को वायु में तेज गर्म करके ठंडा किया गया। इसका भार पुनः 0.5 ग्राम ही मिला। यह परीक्षण जिस नियम की पुष्टि करता है वो क्या है? वो उसे प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे 5 ग्राम पहले भी था, 5 ग्राम अब भी है। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बता, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशता का नियम यहाँ पे लगने वाला है। द्रव्य अविनाशता का नियम जो पहले वाला था, पहले वाला क्या था? वो रशियन वैज्ञानिक कौन थे? लामना साहब। ये डी वाला, मतलब सी वाला जो विकल्प, तीसरा वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है वो सही होगा। ठीक है, वो सही होगा। यहाँ पे उत्तर दे रहा है फ्रूट्स। ठीक है, अगर इसके आप आंसर में जाएंगे, पीडीएफ के आखिर में हमने इसके आंसर को लगा के रखा है, और ये फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा है, स्थिर अनुपात का नियम के बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, स्थिर अनुपात नहीं है भैया, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यहाँ पे लामना सामने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूट्स ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने? फ्रेंच वैज्ञानिक जो प्रूट्स थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात के नियम के में क्या कहा जाता है कि आप पानी की बूंदों को कहीं से भी इकट्ठा करें, नदी, समुद्र, जल, आसमान, कहीं से भी, वहाँ पे उनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो उनका भारात्मक अनुपात हमेशा निश्चित ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चौथा प्रश्न में आ जाएंगे। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर के H2O तथा H2O2 यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे 2 यौगिक बनते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात, ठीक है, H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 1:8 तथा H2O2 में इसका भारात्मक अनुपात क्या होगा? भारात्मक अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि बहुत सामान्य सा है। हाइड्रोजन का जो अब यहाँ पे कोई नियम लगाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 परमाणु भार हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 दूनिया हो गया 32, 16 दूनिया हो गया 32। तो यहाँ पे अनुपात अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 1 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 16 मिल जाएगा। और यहाँ पे कौन सा विकल्प सही दिखाई दे रहा है? चौथा वाला विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है, जो कि भारात्मक अनुपात को सही रिप्रेजेंट करता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। यहाँ पे H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl। अब यहाँ पे 60 लीटर क्या लिया गया? हाइड्रोजन। 60 लीटर हाइड्रोक्लोरिक गैस के लिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला
गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम आपने पढ़ा था, उसमें आपसे कहा गया था ठीक यही सेम चीज़ का एग्जाम्पल लिया गया था और इनके जो आयतनात्मक अनुपात लिया गया था 1:1:2 लिया गया था। आगे वाली गिनती के आधार पे आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। दो HCl बनाने के लिए आपको एक H2 चाहिए होगा, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी। और अगर आपको 60 लीटर बनाना है तो 60 का आधा 30 लीटर आपको क्या चाहिए होगी, हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी और 30 लीटर ही क्लोरीन गैस चाहिए होगी। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है, तीसरा वाला सही विकल्प है 30 लीटर। क्योंकि भैया यहाँ पे गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम, यानी कि दो गैसें अगर संयोग कर रही हैं तो सरल गुणित अनुपात में संयोग कर रही हैं, उनसे जो उत्पाद मिलेगा वो भी सरल गुणित अनुपात में ही होगा। तो यहाँ पे 1:1:2 हो रहा था। तो इसके आधार पर जबकि 2 = 60 हो रहा था, 1 बराबर क्या होगा, 2 = 60, तो 1 = 60 का आधा 30, तो 30 लीटर हो जाएगा। पाँचवें का तो जो है वो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। अगले वाले प्रश्न में चलेंगे। 6वां प्रश्न से कहा गया है कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अपक्रिया के बाद उनका कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो पहले से अधिक हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। यहाँ पे 2 बार उतना ही रहेगा दिया गया है। कौन सा उतना ही रहेगा या सही होगा ये हमको नहीं पता। तीसरा वाला विकल्प है फिर थोड़ा सही है मजाक कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे बात ये है कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, द्रव्य विन्यासता का नियम लिख रहा है, जिसे रशियन वैज्ञानिक लामनासाफ ने प्रतिपादित किया था और बताया था कि अपक्रिया से पहले जितना उनका द्रव्यमान रहता है, अपक्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो उतना ही रहेगा। आप यहाँ पे तीसरा विकल्प कहें या चौथा विकल्प कहें, दोनों ही तो सही है, उतना ही तो रहेगा। तो आगे वाले प्रश्न चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रश्न संख्या 6 में, यानी ऊपर वाले प्रश्न में, सिल्वर क्लोराइड का द्रव्यमान अगर 143.5 ग्राम है तो सोडियम नाइट्रेट का द्रव्यमान क्या होगा। अब ऊपर वाले प्रश्न को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि भैया अगर हम समझें बात को विधिपूर्वक, 170 ग्राम ये है, 58.5 ग्राम ये है। बनते वक्त ये सोडियम क्लोराइड जो चाहिए था वो तो 143.5 ग्राम बन रहा है। यानी ऊपर वाले का जो द्रव्यमान का कुल योगफल रहेगा उसमें से ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो सोडियम नाइट्रेट का हमको मिल जाएगा बड़े आराम से। तो ऊपर वाले की गिनती को हम जोड़ लेते हैं, 170 और ये जो है 58.5 को तो जोड़ते हैं तो 0.5 दशमलव के बाद 5 मिलेगा और 8 और 0 का योगफल 8 हो जाएगा। 5 7 5 12 2 यहाँ से लगे 1 1 1 2, तो कुल मिला के यह 288.5 ग्राम हमने अभिकारकों का प्रयोग किया था, और उसके बाद अपना जो उत्पाद में मिल रहा है 143.5 मिल रहा है। एक चीज़ मिल रहा है 143.5 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाता है, दशमलव हो जाएगा। 5 8 में से 3 गया 5 हो गया और यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, तो ये 85, 1 में से 1 गया खत्म, 85 हमको मिल रहा है। तो 85 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है। तो भैया यहाँ पे ये जो पहला नियम था उसी के यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसी पे ये काम कर रहा है और बड़े आराम से हम जोड़ करके अभिकारकों के द्रव्यमान को योगफल करके उसमें से उत्पाद का, अगर एक उत्पाद दिया गया तो उसको बड़े आराम से घटा करके निकाल सकते हैं। गुणा भाग नहीं करना है, बस जोड़ घटाना करना है। तो 7वां प्रश्न हो जाने के बाद 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। 8वां प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। 10 ग्राम CaCO3 को मानक ताप और दाब पर गर्म करने पर 2.24 लीटर, ठीक है 2.24 लीटर CO2 गैस तथा 5.6 ग्राम CaO प्राप्त होता है। प्राप्त CO2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप समझें, इसका द्रव्यमान प्राप्त करने की बात करें तो हम यहाँ पे अभिक्रिया से पहले CO3 को केवल गर्म कर रहे हैं, वो 10 ग्राम है, ठीक है, वो कितना है 10 ग्राम है। और अगर ये लीटर में जो है हमको जो लीटर में प्राप्त हुआ है इसी का द्रव्यमान तो निकालना है। दूसरा एक उत्पाद 5.6 ग्राम का प्राप्त हुआ है। अगर 10 में से
इसको घटा दें, ठीक है, 10 में से इसको ये जो 5.6 है उसको घटा दें तो हमको बड़ा आराम से ये 22 जो 2.24 लीटर मिला है उसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2.24 लीटर जो मिला है इसको कोई यहाँ पे अभी यूज़ नहीं है, ठीक है, हालांकि यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे 5.6 ग्राम इसमें से घटा रहे हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, तो 4.4 ग्राम मिल रहा है। तीसरा वाला विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वही हमारा काम कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे रशियन वैज्ञानिक लामनासाफ ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न को हल करने के बाद अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम से सहयोग करके HCl तथा NaCl बनाती है। सोडियम और हाइड्रोजन के परस्पर सहयोग होने का अनुपात क्या होगा? NaClOH का यहाँ पे परमाणु भार क्रमशः आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे Cl जितना है, Cl दोनों में Cl का समान द्रव्यमान सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो Cl का जो 35.5 है वो तो अपना छोड़ देंगे। इसी के साथ में अपना यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान और Na सोडियम का 23 प्रयोग हो रहा था, ठीक है, प्रयोग में आ रहा था। तो जब यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन सहयोग करेंगे तो 23:1 के अनुपात में सहयोग करेंगे। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? चौथा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। अब देखिए पहला विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि हमको हाइड्रोजन और सोडियम का चाहिए और ये 35.5 तो क्लोरीन का होता है। तो ये जो पहला और तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। और सोडियम और हाइड्रोजन को लेकर के 23.1, 1.23 और यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? दूसरा वाला विकल्प क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोडियम का 1 होता ही नहीं है, हाइड्रोजन का 1 होता है, उल्टे क्रम में दिया गया है। तो इसको सीधे क्रम में लगाने के लिए सीधा क्रम लगाना कौन सा है? चौथा वाला विकल्प होना सही है। और यहाँ पे ये कौन सा नियम काम कर रहा है अगर आप बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा नियम काम कर रहा है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम काम कर रहा है, जिसको जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो 9वें प्रश्न से ही सीधे डायरेक्ट संबंधित है कि इस किस नियम का अनुकरण करता है। अभी हमने बताया कि तुल्य या फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे किसने प्रतिपादित किया था? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को कहा गया है कि कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिनमें क्रमशः 22.8% तथा 27.27% कार्बन है। दी गई सूचना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे कार्बन जो 2 ऑक्साइड बनाता है, 2 यौगिक बना रहा है, ठीक है, उन दोनों ही में इनका जो अनुपात है वो निश्चित रहने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा सही काम करेगा? तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यहाँ पे क्या कहा गया था कि जब 2 यौगिक परस्पर संयोग करके, यहाँ पे कार्बन के 2 ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? कार्बन के 2 ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऑक्साइड तभी बनता है जब ऑक्सीजन होता है, और कार्बन का ऑक्साइड मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन के दोनों ऑक्साइड कौन होते हैं? एक होता है CO और एक होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन के 2 ऑक्साइड कौन हो गए? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में उनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया या परसेंटेज दिया गया, मतलब अनुपात दिया गया। और ये अनुपात जो होता है वो गुणित अनुपात के नियम में मिलता है भैया। गुणित अनुपात के नियम आपने जो पढ़ा तीसरा वाला, जिसको इंग्लिश वैज्ञानिक डाल्टन ने प्रतिपादित किया, ठीक है, ये गुणित अनुपात का नियम यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है यही यहाँ पे सीधा काम कर रहा है, ठीक है, अनुपात निश्चित रह रहा है। तो अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि शीशे के 3 ऑक्साइड, शीशा प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, शीशे के 3 ऑक्साइड में यहाँ पे शीशे के क्रमशः द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। इन आंकड़ों को कौन पुष्टि करता है? अभी हमने बताया कि कौन? गुणित अनुपात का नियम। क्या बताया? गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इंग्लिश वैज्ञानिक डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा वाला विकल्प सही होगा। सीधे वही है पिछले वाले प्रश्न का रिपीट टेलीकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूने के पत्थर CaCO3 को उच्च ताप पर हवा में गर्म करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, परंतु लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाता है। जिस नियम की पुष्टि होती है उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे चूने को गर्म करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, परंतु लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो भैया यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है?
तो यहाँ पे सीधे सीधे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है, क्योंकि जब CaCO3 संयोग करता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, और जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो जंग लग जाता है, मूर्छा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, द्रव्यमान इसीलिए तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम कर रहा है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? रशियन वैज्ञानिक लामनासाफ ने। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, लामनासाफ ने इसको प्रतिपादित किया था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक नमूने में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है? 27.3% है, शेष ऑक्सीजन है। ये किस नियम की, मतलब इससे किस नियम की पुष्टि होती है? तो भैया इससे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट ने दिया था। तो फ्रेंच यहाँ पे सही हो जाएगा। ये स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम है, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित था। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न में हमसे कहा गया निम्नलिखित पदार्थों के युग्मों में से कौन सा गुणित अनुपात का नियम का पालन करता है? गुणित अनुपात का नियम जो प्रतिपादित किया था इंग्लिश वैज्ञानिक डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि दो तत्व होने चाहिए, दोनों मिलकर के 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाने चाहिए। ऐसे स्थिति में एक तत्व का अगर द्रव्यमान निश्चित रखा जाए तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो सरल गुणित अनुपात में होगा। तो यही है ठीक है गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम को अगर पहचानना है तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए NaCl है और Na Br है। यहाँ पे Cl और Br चेंज हो रहा है भैया। Na तो सेम है लेकिन Br तो सेम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सेम होना चाहिए, 2 ही तत्व विशेष रूप से होने चाहिए। यहाँ पे 3 तत्व हो जा रहे थे, ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प है H2 है और यहाँ पे O2 है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे SO2 SO3 यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं, यही गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। बाकी चौथा वाला विकल्प भी नहीं कर रहा है, उसमें हाइड्रोजन प्लस हो जा रहा है, मतलब आ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो गया भैया, तीसरा वाला विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कार्य निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पुष्टि करता है? व्युत्क्रम अनुपात के नियम में क्या है भैया कि आपके पास एक यौगिक है, वो अगर 2 लोगों से एक तत्व है जो अलग अलग लोगों से यौगिक बनाता है तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? एक निश्चित रूप से मिलेगा। अगर ये दोनों आपस में कभी मिलते हैं तो उसी अनुपात में मिलेंगे। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि तीनों यौगिकों में क्या होगा? 2 में यहाँ पे देखिए PO जो है कॉमन तो हो रहा है, पर यहाँ पे PH3 हो रहा है। तो यहाँ पे P तीनों में दिखाई दे रहा है, P को केवल 2 में दिखाई देना चाहिए, तभी ये नियम काम कर पाता। ठीक है, अब यहाँ पे और विकल्प देखते हैं। दूसरे वाले विकल्प में नाइट्रोजन सभी में भरा है, ऑक्सीजन सभी में भरा हुआ है, तो ये तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम बनता नहीं है। अब यहाँ पे तीसरे वाले विकल्प में देखेंगे NaCl है, NaBr है, NaI है, तो Na सभी के साथ संयोग कर रहा है, तो ये भी नहीं है, सही है। चौथे विकल्प में देखेंगे कार्बन और सल्फर का संयोग हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन को हो रहा है, और सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके ये तीसरे यौगिक को बना रहे हैं। तो ये चौथा वाला विकल्प ही व्युत्क्रम अनुपात के नियम को फॉलो कर रहा है, बाकी सब नहीं फॉलो कर रहे हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन से 2 यौगिक गुणित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करते हैं? गुणित अनुपात का नियम क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जब 2 तत्व परस्पर संयोग करते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनका सरल गुणित अनुपात में बनता है। और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपने पहले ही पकड़ रखा था, आपको उदाहरण में भी बताया गया था। और बाकियों में देखेंगे तो वही 2 तत्व सेम काम यौगिक नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में पहला वाला विकल्प ही सही है, बाकी सब तो खत्म है, बाकी सब कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम।
18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार बनाया गया है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। अभी यहाँ पे 60 लीटर अमोनिया गैस यहाँ पे देखेंगे, दो उसके साथ सामने गिनती लिखी गई है। तो 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस की कितनी आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन के आगे 3 लिखी गई है, यानी देखिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होगी 1 लीटर, ठीक है, और हाइड्रोजन की गैस की ज़रूरत होगी 3 लीटर, तब जाके 2 लीटर अमोनिया गैस बनेगी। अब 2 बराबर 60, अमोनिया गैस में यहाँ पे क्या है, 2 है, अमोनिया गैस 2 ही लीटर है। 1 मिनट, ठीक है, अमोनिया गैस क्या है, 2 ही लीटर है। 2 बराबर 60 हो रहा है, 2 बराबर 60 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 30। लेकिन 1 बराबर हमसे पूछा नहीं है, हमको हाइड्रोजन गैस की चाहिए। हाइड्रोजन गैस तो है 3 बराबर, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 90 लीटर की हमको आवश्यकता होगी। बात याद रखेंगे, इनका अनुपात आपको याद रखना है, ये 1:3:2 के अनुपात में बात चलेगी। इसके आगे वाली गिनती आप देख लेंगे, बड़े आराम से सब क्लियर हो जाएगी बात, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत तो नहीं है। अमोनिया गैस है 2, इसके आगे 2 गिनती लिखी गई है, यानी ये 2 लीटर बनाएगा, ठीक है, 2 के अनुपात में होगा। तो अमोनिया यहाँ पे 60 लीटर, 2 बराबर 60 लेना है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 30, उसका आधा 30। लेकिन हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए, हाइड्रोजन गैस के आगे 3 लिखा है, तो हमको 3 गुना, इसका अनुपात 3 हो रहा है, तो 3 से गुणा करेंगे, 30 में 30 3 90, तो हमारा तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 3 लीटर 90 लीटर। और ये गैलूसाक के गैसीय आयतन के नियम का पालन कर रहे हैं। तो अगले वाले प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे गैलूसाक के गैसीय आयतन का नियम काम खत्म हो गया है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने किया था। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है? चौथा वाला विकल्प सही होगा। डाल्टन ने किसका प्रतिपादन किया था? गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। गैलूसाक ने गैसीय का नियम का प्रतिपादन किया था। और कैवेंडिश ने किसका प्रतिपादन किया था? कैवेंडिश ने आपका प्रतिपादन किया था, क्या प्रतिपादन किया था भैया? लामना साहब ने तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कर दिया था। प्रूट्स, डाल्टन, रिक्टर, कैवेंडिश यहाँ पे है ही नहीं, कैवेंडिश ने कुछ और ही खोजा हो गया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे है सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग कार्बन से क्रिया सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग कार्बन से क्रिया करके CH2 और CO2 बनाते हैं। इन यौगिकों की रचना से पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम? बिल्कुल नहीं। गैलूसाक के गैसीय आयतन का नियम? नहीं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम? ये हो सकता है। गुणित अनुपात का नियम? सरल गुणित अनुपात का नियम तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2 तत्व होने चाहिए थे, यहाँ पे केवल आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम फॉलो कर सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में मिल रहा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। तो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगेगा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा HO2 बनाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रही है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा आइए हल कर लेते हैं तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 ली जा रही है, तो इसके साथ हमको 2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 ऑक्सीजन हो जाए। 16 दूनी 32 हो रहा है और 16 दूनी यहाँ पे 32 हो रहा है। कार्बन का होता है कितना? 12। कार्बन का होता है 12, वो लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन टोटल बन पा रहे हैं। 2 हाइड्रोजन थे, 2 हमने लगा लिए ताकि 4 हो जाए, ठीक है। अनुपात यहाँ पे ऑक्सीजन का बराबर हो पाए, तो 12:4 हो रहा है। काटेंगे 4 3 12, 3:1 हो जाएगा। या फिर और छोटा नहीं करके यहाँ पे दिख रहे हैं 6:2, 2:6 दिखाई दे रहा है, ये उसी के समान है, ठीक है। काटेंगे आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, परफेक्ट मिला। 6:2, 2:6। लेकिन किसका? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन का 6 होना चाहिए तो कौन सा विकल्प? तीसरा वाला विकल्प सही होगा, चौथा वाला विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का चाहिए था, हाइड्रोजन और कार्बन का। चौथा वाला विकल्प कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन का दिखा रहा है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर की जाए बात, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझते हैं।
आपके पास CO2 है और है H2O। यहाँ पे का हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, लेकिन आपके पास H2O में 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो वो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि द्रव्यमान संतुलित हो सके, द्रव्यमान संतुलित हो सके। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 1 चौके 4, यहाँ पे हो गया। कार्बन का यहाँ पे देखिए, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 तो नहीं है 12, 12 का होता है उसका परमाणु भार। तो 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर जब संयोग कर रहे थे तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, ये एक कार्बन के साथ। तो यहाँ पे इनके द्रव्यमानों को हमने किस रूप में लिख लिया है। और यहाँ पे इसने 4 से ना काट करके 2 से काटा था ताकि 6:2 मिल सके। ऐसे में कौन सा अनुपात सही होगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो गया। चलो ये प्रश्न खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थोड़ा सा हमने ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है और यहाँ पे हमको 22 नंबर क्वेश्चन भी 21 नंबर क्वेश्चन से ही कहा गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो कार्बन का तो हो गया था 12, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया था 4। अब कार्बन अगर अकेला जुड़ रहा है तो 4 ठो तो हाइड्रोजन होना चाहिए, 4 ठो हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प अकेले सही दिखाई दे रहा है। कार्बन का 12 परमाणु क्रमांक होता है तो एक ही कार्बन लग जाएगा, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका अनुपात 4 हो रहा है, तो 4 ठो हाइड्रोजन लगने चाहिए ना, 4 हाइड्रोजन लगने चाहिए। तो CH4 ये जो तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है यही अपना परफेक्ट सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, तब 6 ग्राम कार्बन और 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर मेथेन बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनती है। तो यहाँ पे देखिए 3 तत्वों के बारे में टोटल बात की है। 3 तत्व अलग अलग यौगिक बना रहे हैं अपन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहलाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम ही यहाँ पे लग रहा है। 3 तत्वों की हेरा फेरी अपन बदल बदल के कुछ काम कर रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे अपना व्युत्क्रम अनुपात का नियम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक और 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट क्रिस्टल बनाने के लिए कितने जिंक की आवश्यकता होगी। तो भैया 2 ग्राम जिंक सल्फेट का क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता है। जिस जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक है, तो 2 ग्राम का 25% निकाल लेंगे, 2 का 25% निकाल लेंगे, हो गया 25 चौके 100 होता है। 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 2, 2 से जब भाग करेंगे 0.5। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? दूसरा विकल्प सही हो रहा है। 2 से भाग करने पर 1 को 0.5 मिलता है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम एकदम अच्छे से काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में 15.69% कार्बन है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है तो सूचनाओं से नियम परिलक्षित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग, कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन और सल्फर का संयोग, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का संयोग। तो यहाँ पे जो काम सीधा सीधा हो रहा है ये है गुणित अनुपात का नियम। क्या हो रहा है? गुणित नहीं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सॉरी गुणित गलत हो गया। जब 2 ही तत्व संयोग कर रहे हो, अलग अलग यौगिक बना रहे हो, तब गुणित लगता है। यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगने वाला है। चौथा विकल्प सही होने वाला है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड में 52.9% एल्युमिनियम, कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन। यदि व्युत्क्रम अनुपात नियम लागू हो तो एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम की प्रतिशतता क्या होगी, ये आपको बताना है। सो दोस्तों इस प्रश्न की बात कुछ अलग है। प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से इसको हल करने के लिए कुछ अलग ही तरकीब हमने अपनाई है। एल्युमिनियम ऑक्साइड 52.9% है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में 52.9% एल्युमिनियम है। कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है। यदि व्युत्क्रम अनुपाती नियम लागू हो तो एल्युमिनियम और कार्बन के
एल्युमिनियम कार्बाइड, जब एल्युमिनियम और कार्बन मिलेंगे तो एल्युमिनियम का प्रतिशत उसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला हिस्सा लिख लिया है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का हिस्सा जो परसेंट था वो लिख लिया है। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन उसमें रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लिया हमने 100 में से घटा करके। अब यहाँ पे 52.9% को हम 52 भाग भी कह सकते हैं, और 47.1% को हम 47 भाग भी कह सकते हैं। दूसरा वाला जो यौगिक बना रहे थे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 27.27% तो कार्बन था, उसमें से हमने 100 में से जब 27.27 को घटा दिया तो 42.43% जो मिल गया हमको, या फिर 42.43 भाग जो मिल गया वो ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 47.1% हो रहा है, ये 72.73% हो रहा है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि इनका जो अगर ये दोनों यौगिकों में कोई एक तत्व समान है तो इनका द्रव्यमान अगर समान है, द्रव्यमान अगर हम समान रखें तो बाकी दोनों तत्व, ये वाले दोनों तत्व उस अनुपात में जुड़ेंगे जिस अनुपात में अभी इनका रेशियो मिलेगा, लेकिन उसके लिए इन दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ये 72.73% में जो 27.27 ग्राम कार्बन है उसको ले लिया, तो 72.73% में इतना ग्राम है, तो एक भाग में कितना होगा, 72.73 से यहाँ पे भाग हो रहा है। भाग होने के बाद हमको क्या चाहिए था 47.1% में, 47.1 भाग में जो हमको यहाँ पे चाहिए 47.1 वो हमको लाना है, तो 72.73 में ये कितना हो गया, एक भाग में कितना हो गया, तो 47.1 भाग में हम यहाँ पे इस दूसरे यौगिक के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। पहले यौगिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पहले यौगिक से हमने केवल 47.1% वाला जो है उसको उठाया, तो इस भाग में कितना हो जाएगा, तो 27.27 बटे 72.73 जो है उसमें 27.1 से जब हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा मिल गई 17.66%। इस प्रश्न को हल करने पर इनको ऊपर वाली गिनती को गुणा और 72.73 से जब भाग किया गया तो 17.66 प्राप्त होता है, यानी कार्बन के यहाँ पे प्रतिशत मात्रा कितनी मिल गई, 17.66 मिल गई है। अब यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन 47.1 लिया है, दूसरी जगह पे दूसरे यौगिक में भी हमने 47.1 लिया है, दोनों जगह पर बराबर हो रहा है। तो पहले भाग में 52.9 जो था वो एल्युमिनियम था, और दूसरे में जो कार्बन है वो 17.66 है। तो ये दोनों अब जब जोड़ करके बनाएंगे तो ये इसी अनुपात में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कार्बन और एल्युमिनियम का अनुपात जो 17.66 जो हमने निकाला और 52.9 जो ऊपर हमको मिला था। अगर इसको काटा जाएगा तो 1.1:3 हमको अनुपात के रूप में प्राप्त होगा, यानी कार्बन और एल्युमिनियम का अनुपात 1:3 होगा। और ऐसे में एल्युमिनियम की जो परसेंटेज मात्रा है अगर हमको निकालनी है तो बहुत सामान्य सा नियम लग जाएगा भैया, कि एल्युमिनियम का परसेंट बराबर एल्युमिनियम की मात्रा ऊपर रख लिया, नीचे रख लिया कुल भाग 3 1 4 और गुणा कर दिया 100 से, 3 1 4 हो गया, यहाँ पे 4 होगा, 4 से काट देंगे 4 25 में 100 होता है, 25 3 75, यानी कि एट लास्ट हम लोग आखिरी में कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 75%। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होना चाहिए वो पहला वाला विकल्प सही हो गया, 75%। तो अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखे जाते हैं। कह रहे हैं तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7 और 78.8% तांबा है, इस नियम में कौन सा हो रहा है। ये जो है ये गुणित अनुपात का नियम है, ये गुणित अनुपात का नियम है। तांबा और कार्बन ऑक्सीजन मिल करके तांबे का ऑक्साइड बना रहे हैं, और हर ऑक्साइड में उनका जो अनुपात है वो सरल अनुपात में जा रहा है, ये गुणित अनुपात का नियम है, दूसरा नियम जा रहा है, ठीक है। विलोम अनुपात का नियम नहीं है, स्थिर अनुपात का नियम भी नहीं है। अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO में कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, तो नियम कौन सा नियम को प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पे फिर से वही गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जब दो यौगिक मिल करके परस्पर संयोग करके दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित होता है। अगला जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि तत्व A और B संयोग करके 3 भिन्न यौगिक बनाते हैं, A B संयोग करके ये 3 अलग अलग यौगिक बनाते हैं। फिर से वही बात गुणित अनुपात का नियम, जब दो ही तत्व 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो गुणित अनुपात का नियम डायरेक्ट लगता है। तो कौन सा नियम, पहला वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है, ठीक है। 29 का पहला वाला विकल्प गुणित अनुपात का नियम, बहुत ही आसान। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 30 में कहा गया है कि
एक आयतन हाइड्रोजन गैस और एक आयतन क्लोरीन गैस संयोग करके 2 आयतन HCl बनाते हैं। तो यही गैलियोफाक के गैसीय आयतन का नियम, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। चौथा वाला विकल्प हमारा सही है, गैलियोफाक के गैसीय आयतन का नियम। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि धातु के एक ऑक्साइड में 43.6% ऑक्सीजन है, दूसरे में 43.6% धातु है, तथा जबकि दूसरे ऑक्साइड में इतना % धातु है। तो ये किसकी पुष्टि करता है? तो भैया यहाँ पे धातु है और ऑक्साइड है, यानी कि कोई मेटल है प्लस ऑक्सीजन है, यही दो लोग मिलकर के अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। पहला तो जिसमें ये ऑक्सीजन की मात्रा दी है, दूसरे यहाँ पे दिया गया धातु की मात्रा। अब यहाँ पे से ऑक्सीजन की मात्रा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये किसका नियम है? ये गुणित अनुपात का नियम है। गुणित अनुपात का नियम सीधे सीधा है भैया, क्योंकि ये मात्रा को दर्शा रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा सरल गुणित अनुपात में उसके समांतर बंधन के साथ जुड़ी हुई है। तो अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 500 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से कितने मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जा सकती है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है। और अगर इसको जोड़ना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? ऑक्सीजन जोड़ना होगा, तो O2 जोड़ना होगा। और अगर रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे कार्बन तो 3 होते जा रहे हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कुल मिला के यहाँ पे भी 2 लेना होगा, ठीक है। CO2 यहाँ पे 2 नहीं है, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो 2 CO2 यहाँ पे मिल रहा है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर कहते हैं कि 500 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए 2 बराबर 2 मतलब 500 मिलीलीटर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प ही हमारा करेक्ट है।